हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आपको झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो है उसको उखाड़ फेंकना है मेरे दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपके एकदम हु बहु हु सिलेबस से मैच करता हुआ लेके आया हूं। यानी आज की अगर आप क्लास को देख लेते हैं तो जो पेपर 3 का एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ का जो क्वेश्चन होने वाला है वो एकदम जस्ट इसी टाइप के आपके आने वाले हैं। तो ना लेट करना है ना वेट करना है, जल्दी जल्दी से एक बार अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने के लिए। अब इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट मैं करवाया हूं, है ना, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो सेट नंबर 1 करवाया हूं मेरे दोस्तों, वो भी एक बार जरिया से बढ़िया से क्या कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन है ना वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मैं जे एस एस का करीब करीब 25 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं, ठीक है ना। तो 25 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। तो आप लोग क्या करना, 24 नंबर प्रैक्टिस सेट, 23 नंबर प्रैक्टिस सेट, 22 नंबर प्रैक्टिस सेट, है ना, और 21 नंबर प्रैक्टिस सेट, ये 4 प्रैक्टिस सेट जरूर देख लेना आप लोग, है ना। ये 4 प्रैक्टिस सेट जरूर देख लेना। क्यों देख लेना पता है? क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जो 24, 23, 22, 21, ये जो है ना वो जरूर देख लेना। JSSCGL मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर सेट से आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो एक बार अपने सारे दोस्तों को लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जोहार झारखंड, जय झारखंड, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन जो भी है, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी भुजा दे रखा है, हमसे ऊंचाई पूछा है। तो हम लोग सीधे जानते हैं फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है ना, जो हाइट होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू साइड, साइड अगर ए मान ले तो ये हो जाएगा। अब बताओ, ये √3 हो गया, बाई में 2 हो गया, और साइड यहाँ पर दे रखा है 12, 2 से काट दिए, 6 बार में खत्म। तो जो ऊंचाई निकल कर आ जाएगी वो 6√3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? बी आ रहा है तो एक बार ठोक दीजिए ताली, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 2, एकदम नो लेट नो बैट, लगाएंगे आग पानी में और बनाएंगे मैं तूफानी में। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे तो लाइक ठोकना है। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना मेरे दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लिए हैं आपको 2। लिखा है कि एक बहुपद है x² - 2x - 3 के शून्यत बताना है हमको, यानी कि इसका हमको जीरो बताना है। पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका हमको जीरो निकालना है। तो भाई सबसे पहले पॉलिनोमियल x² माइनस का 2x और माइनस का 3 है, शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो लेना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या है? तो अब आगे की प्रोसेस ये है कि x² का जो गुणांक है वो कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी कॉफिशिएंट कितना है, 1। तो इस 1 को क्या करना है, इस -3 के साथ गुना करना है। तो 1 को जब गुना करिएगा -3 के साथ तो ये आ गया -3। अब -3 का दो ऐसे फैक्टर बनाना है जिसको हम लोग गुना करें तो आ जाना चाहिए -3, और अगर हम जोड़े तो आना चाहिए -2x। तो मेरे प्यारे मित्र क्या करना पड़ेगा, हम एक तरफ 1 ले लेते हैं और दूसरी तरफ 3 ले लेते हैं। तो भाई हमको यहाँ पर लाना है -3, तो इसको -3 कर दिए। अब देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे -3, और -3 में 1 को जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर गुना करेंगे, देखिए इस 3 को x² से गुना करेंगे, क्लियर है, तो ये बन जाएगा 3x²। तो यहाँ पर फिर x ले लेना है, इसको x ले लेना है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, या फिर ऐसे एक्स फैक्स छोड़ दो, एक्स फैक्स छोड़ दो मेरे दोस्त, ऐसे डायरेक्ट आपको मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ। देखिए
तो यहाँ पर कितना था, 1 था, और यहाँ पर कितना था, -3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड कीजिएगा 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालते समय क्या करना है, ये 1 जो है किस में है, प्लस में, तो इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस रहेगा तो माइनस में लिख देना, माइनस है तो प्लस में लिख देना। तो इसका 2 शून्यक निकला, एक -1 और एक लिखना 3। यही है जो इसका शून्यक कहलाएगा, यही इसका जीरो कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही चीज हम लोग किसी बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो वहां पर इसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, और उसके बाद हम लोग जीरो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। क्यों, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आइए मैं वो भी तरीका सिखाता हूं। देखिए ये हमारा इसका गुणनखंड निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है ना, माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएंगे। यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो भी x माइनस 3 हो जाएंगे और इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, और यहाँ से हो जाएंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग को निकालना है शून्यक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 को 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से x प्लस 1 को भी हम लोग को 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गए, 3, और यहाँ से निकल के आएंगे x बराबर 1 -1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दिए गए बहुपद है इसका 2 शून्यक है, एक तो है -1 और एक है 3। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो तो आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बनाओ और आंसर को उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि भाई tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 दिया हुआ है और tan अल्फा का मान 1/√3 दिया हुआ है, तो हमसे tan बीटा का मान पूछा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन झारखंड सीजीएल जो 28 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका भी सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपका भी सिलेबस में लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड का आपको त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन है ना, अंक गणित, और आपको ये क्या बोलते हैं, और जो चैप्टर है ये सब है। तो मेरे दोस्त वो सारी चैप्टर जो है वो क्लास 10th लेवल का ही चैप्टर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए क्वेश्चन जो ये है इसमें लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3। अब हम लोग को पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 दिया हुआ है। √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो हम लोग √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan से tan कैंसिल हो गया तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है। क्लियर है। अब हम लोग दूसरी तरफ से निकालते हैं। तो दूसरी तरह से हमें ये पता है कि tan जो अल्फा है इसका मान है 1/√3। हम लोग को पता है कि tan अल्फा का मान कितना है, 1/√3। अब हम लोग 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ से tan और tan कैंसिल, तो अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 60 डिग्री है और अल्फा अगर 30 डिग्री है तो बीटा भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमें पता चल गया कि जो बीटा का मान है वो भी 30 डिग्री है। इसीलिए जो tan बीटा होगा, tan बीटा यानी कि tan बीटा जो होगा वो tan 60 डिग्री के बराबर होंगे, और सॉरी tan 30 डिग्री के बराबर होंगे, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार जरा सा कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है। अगर हर एक चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है तो सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक ठोकिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो पहले क्लास को शुरू से अंत तक समझिए, देखिए, और अगर अच्छा लगे ना तब चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब जाके बेल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप ये देख रहे हैं ना, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है ना। इसको क्या करना है, आपको सर्च मारना है, आप अपने टेलीग्राम खोलिएगा और वहां पर सर्च मारिएगा @EduFiber ऑनलाइन हब। तो इस प्रकार का कुछ लोगो दिखाई देगा। जैसे ही ये लोगो दिखाई देगा आप समझ जाना कि यही वो चैनल है जहां से हमें पीडीएफ मिलने वाली है। क्लिक करके ज्वाइन कर जाना, फाइल में जाओगे, क्लास समाप्ति के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 4, जो हम लोग को करेगा हल्का सा लाचार। कैसे, ऐसे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत जो भुजा है
उसका अनुपात दे रखा है 5:6। तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या है? अब ये भुजा, भुजा भी एक प्रकार की लंबाई है, परिमाप भी एक प्रकार की लंबाई है। तो भाई जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो भाई भुजा का अनुपात अगर 5:6 है तो परिमाप का भी अनुपात 5:6 ही होगा। लेकिन अगर यहां पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो भाई संगत भुजा के अनुपात का स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते ना, है ना, इसका क्या कर देते, स्क्वायर अगर कर देते तो ये निकल जाता है इसकी क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, ये पूछा है परिमाप। परिमाप भी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो उसका जो अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात के ही होगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप पेन लगा देते हैं इसका मतलब आप दुनिया के दौर से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि पॉइंट है, द पॉइंट 2√7 - 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हम लोग को बताना है। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव में, और x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव में। अब देखिए ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर वाले को x एक्सिस बोलते हैं, इधर वाले को x डैश बोलते हैं, ऊपर वाले को y बोलते हैं और नीचे वाले को y डैश बोलते हैं। तो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव में, ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो भाई x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ भी नहीं करना, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है, क्लियर है, और उसकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो देखिए दो बेलन, पहला बेलन, पहला ये सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है। इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है कितना, 5:3। तो हमें पूछा उसकी आयतन का अनुपात क्या होगा। अब आप बताइए, बेलन का हमको आयतन का अनुपात बताना है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब मेरे दोस्त हमें जो अनुपात बतानी है, हमें जो आयतन बतानी है वो किस में बतानी है, अनुपात में बतानी है। हमें जो आयतन बतानी है वो किस में बतानी है, अनुपात में। तो जब कभी भी अनुपात में आंसर देना रहे ना तो पाई ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ हमें r² से ही काम चलाना है। तो सबसे पहले r का तो मान है ये पता हमको, तो हम यहां से r² का मान निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, r²h। तो गुना करिए, तो गुना करेंगे तो 5 चौका ये 20 हो जाएंगे और 9 तिया ये 27 हो जाएंगे। तो जो अनुपात होगा ना आयतन का वो 20:27 होगा। 20:27 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो एक बात को याद रखिएगा, जब कभी अनुपात में आपको रिजल्ट देना हो, प्रतिशत में रिजल्ट देना हो, यानी किसी के कंपैरिजन में अगर रिजल्ट देना है ना, तो ऐसे कंडीशन में कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा कट जाती है। ठीक है, तो इसलिए लिखना ना लिखना बात बराबर है। तो पाई का इस्तेमाल करो नहीं करो, आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² है। दो वृत्त है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। हमें पूछा गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए यहां भी देख लेते हैं। यहां पर दो वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और इनके एरिया का अनुपात दे रखा है। एरिया का अनुपात क्या दे रहा है, x²:y²। अब हम लोग को निकालना है इसकी क्या, रेडियस का अनुपात। तो रेडियस का जो अनुपात होता है वो एरिया का अनुपात का क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो बस इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपको रेडियस का अनुपात निकल जाएगा। तो भाई x² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, y² का स्क्वायर रूट y हो जाएगा। तो x:y जो है वो रेडियस का अनुपात निकल कर आ गया दोनों सर्कल का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपको बहुपद नहीं है
बहुपद होने की क्या क्वालिटी है? तो देखिए, बहुपद होने की क्वालिटी ये है कि जो कोई भी चर यानी कि मान लेते हैं एक्स, तो एक्स के ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा होता है? पावर। तो ये जो पावर होनी चाहिए ना, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पावर जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसमें पूर्ण संख्या है। यहाँ पर दो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी दो पूर्ण संख्या है, यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे तीन पूर्ण संख्या है, यहाँ पर दो पूर्ण संख्या है। तो भाई ये सब बहुपद है, ये सब बहुपद है। लेकिन आप यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर डी में क्या देख रहे हैं? जो चर है ना वो कहाँ है? हर में। तो जो चर है, चर कौन है? एक्स। ये एक्स कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। अगर हर में रहेगा तो समझ जाओ वो आपका बहुपद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चर क्या है आपको, यानी कि जो वेरिएबल है वो कहाँ दिया हुआ है? डेनोमिनेटर यानी कि हर में। तो जब वेरिएबल अगर डेनोमिनेटर में दिया हो तो वो समझिए आपका क्या? बहुपद नहीं होगा। वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल एज ए पावर नहीं होना चाहिए, है ना? ये सब चीजों को समझना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बहुपद नहीं है, 8 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि सरल करे। इसको क्या करना है? सरल करना है। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ये सभी क्या है? आपस में गुना में है। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना तो लाइक जरूर ठोकना, और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शेयर जरूर करना, अगर ये कॉन्सेप्ट मजा आ जाए। देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाना हो कि अगर ये tan है, अगर ये tan है इंटू, और यहां पर है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों किस में है? गुना में। आप यहां पर इसका एंगल क्या है? थीटा, और इसका एंगल क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों को जब जोड़िएगा, योग कीजिएगा तो क्या आएगा? 90 डिग्री। तो जब कभी भी इस प्रकार से लिखा रहे और दोनों को कोनों को जोड़ने से कितना रहे? 90 आ जाए, तो आपको यह समझना है कि इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो आप यहां पर देखिए tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, इन दोनों का एंगल को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो tan 5 इंटू tan 85 से मान कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से 25 tan 25 और tan 65 दोनों को जोड़ते हैं तो 90, तो tan 25 और tan 65 से कितना आ गया? 1 आ गया। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और सभी लोग आपस में क्या है? गुना में। तो जब गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 1/√3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो जो मैं बोला हूं एक बार कर दो, जल्दी से लाइक ठोक दो मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तद अनुसार वृत्त की त्रिज्या क्या है? हमें रेडियस निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एकदम आराम से इज्जत के साथ इसको बना देंगे। देखिए ये जीवा है, जीवा हमने मान लिया ए बी, और ए बी की जो लंबाई दे रखी है वो 8 दे रखी है। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। और ये मान लिया सेंटर, सेंटर से जीवा की लंबवत दूरी कितनी दी है? लंबवत दूरी है यानी कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी जो दूरी दी है वो 3 दिया हुआ है। अब ये जरा सा देख लीजिए, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा परिधि है, तो सेंटर से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। हम लोग को एक थ्योरम पता है ना कि सेंटर से जब जीवा पे लंबवत दूरी, लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा क्या करती है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर इस पॉइंट को हमने डी ना ले लेना तो एडी की जो लंबाई हो जाएगा वो बीडी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो अगर टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये 4 है और ये 3 है, तो 3 4, तो अगला क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट हो गया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो ये क्या है? कर्ण एक प्रकार के है, तो आपको आर निकालना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, इसीलिए आर बराबर हो जाएगा √25
और रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक कंपटीशन एग्जाम का क्या है, एक स्टूडेंट है, तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रिपलेट क्या चीज होती है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और कोस थीटा ये क्या है, आपस में बराबर है, तो थीटा का मान क्या है। अब देखिए यहां पर भी आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो फिर उसी प्रकार से करना है। क्या करना है, लाइक ठोकना है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार शेयर करना है। तो देखिए अगर कभी भी साइन है ना और कोस अगर बराबर दिखे तो आपको यह समझना है कि इसका एंगल अगर थीटा रहेगा तो यहां पर का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्लियर है ना। अच्छा, और क्या देखोगे कि इन दोनों एंगल को जोड़ोगे, इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो कितने के बराबर में आएगा, 90 डिग्री के बराबर में आएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर साइन दिखा और यहां पर कोस दिखा, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर। तो इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो मेरे दोस्त 30 और 20 50, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 50, तो थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्या बताओ, मजा आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके तो आपको बताना है, बिना बताए मैं रहने नहीं दूंगा। अगर अच्छी लगी है तो बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y माइनस इक्वल टू 9। जानते हो झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ था 28 फरवरी को, लोग पढ़ के गए थे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पढ़ के गए थे डिस्काउंट, है ना, उसके बाद CI SI, आपको पढ़ के गए थे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, है ना, उस तरह से वर्क वेजेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, सारा चैप्टर पढ़ के गए थे। पता चला एक भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। आया कहां से, तो आया त्रिकोणमिति से, मेंसुरेशन से, जियोमेट्री से, पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, ये सबसे क्वेश्चन आए। तो आप लोग का भी एग्जाम जो है ना, उसमें भी जो सिलेबस है उसमें 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, तो उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहां पर देखिए। देखिए सबसे पहले ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, एक का नाम दिया हुआ है 2x, है ना, माइनस 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम यहां पर इसकी कंपेरिजन कर दे a1x प्लस b1y से प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो यहां पर देखिएगा कि a1 बराबर निकल के आ जाएगा 2, है ना, b1 बराबर निकल के आएगा -3 और c1 बराबर निकल के आएगा -8। ठीक है, अगली बार चलते हैं। अब हम लोग अगला इक्वेशन लेते हैं। अगला इक्वेशन में है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनकी कंपेरिजन जब हम कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो यहां से a2 बराबर निकल के आता है 4, b2 बराबर निकल के आता है -6 और c2 बराबर निकल के आता है -9। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं। तो a1 बाई a2 निकालिएगा तो a1 का मान आ गया 2 और a2 का मान है 4, तो इसका मान फाइनली आ गया 1/2। उसी तरीके से b1 बाई b2 निकालते हैं, तो भाई b1 का मान जो है वो आ गया -3 और b2 का मान है -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6, यानी इसका भी मान आ गया 1/2। c1 बाई c2 निकालते हैं तो ये -8 और ये -9, यानी फाइनली आ गया 8/9। तो यहां से देखने को क्या मिला कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर है b1 बाई b2 का, और लेकिन c1 बाई c2 के बराबर में नहीं है। तो जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 का, डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो होते हैं ये असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत, असंगत होते हैं, साथ ही साथ विरोधी होगा। ये क्या होते हैं, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, असंगत होते हैं, विरोधी होता है, और क्या होता है जी, तो ये जो होता है वो समांतर होता है।
यानी कि क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो ये चीजें आपको माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोई लेट नहीं कोई बेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर है, तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। एक ये वृत्त है, देखिए ये वृत्त है और ये वर्ग है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर इनका क्षेत्रफल बोलते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर इनकी भुजा अगर हम लोग ए मान ले तो इनका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, पाई। इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बटे पाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और पाई का स्क्वायर रूट रूट अंडर पाई हो जाएगा। तो आर बराबर फाइनली निकल के आ गया ए बटा रूट अंडर पाई। हमसे क्या पूछा गया, दोनों का परिमिति का अनुपात यानी कि सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का अनुपात पूछा है। तो भाई यहाँ पर बताइए कि सर्कल का परिधि क्या होता है, सर्कल का परिधि होता है 2 पाई आर, और जो वर्ग है उसका परिमिति क्या होता है 4 गुना ए। इन्हीं का हमको अनुपात बताना है। तो ये देखिए 2 पाई का 2 पाई हो गया, और आर के जगह रख देना है ए बटा 2 पाई। तो ए और बटे में कितना हो गया 2 पाई, है ना जी। और ये किस में है, ए बटे पाई है, सॉरी मिस्टेक, ए बटा रूट अंडर पाई, और इस टू क्या है 4a है। अब जो कटेगा उसको काट देना है। तो देखिए तो ए से ए खत्म, 2 से काटे 2 बार में, रूट पाई से पाई को काटेंगे तो रूट पाई बच जाएगा। तो जो फाइनली अनुपात निकल के आएगा वो रूट पाई इज टू 2 निकल के आएगा। रूट पाई इज टू 2 कौन सी ऑप्शन में है, तो आप आंसर देने के लिए तैयार हो सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोने के मापों का अनुपात दे रखा है इतना, तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। हम लोग सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो भाई पहला कोण 3 दिखा रहा है, दूसरा कोण 4 और तीसरा कोण 5, तो तीनों कोनों का योग कितना है यहाँ पर 4 3 7 5 12, जबकि हम लोग को पता है कि 12 नहीं कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 12 का वैल्यू 180 डिग्री, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 180 बटा 12, 12 से काटेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 15 डिग्री। अगर एक का मतलब 15 डिग्री होता है तो सबसे बड़ा कोण कितना है, सबसे बड़ा कोण 5 है, तो 5 का मतलब कितना होगा 75 डिग्री। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। बताइए, एक मूल पता है, हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण है, तो भाई इसका जो आपको डिग्री है वो कितना है 2, तो इसके 2 मूल होंगे, एक मूल तो 4 है, तो दूसरा मूल हम लोग को निकालना है। इस क्वेश्चन को एक तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा बाई प्रोसेस कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर अगर हम लोग अगर हम लोग ए का मान देखें तो 1 दिखाई दे रहा है, बी का मान देखें तो 1 दिखाई दे रहा है, और सी का मान देखें यहाँ पर तो माइनस का 20 दिखाई दे रहा है। अगर अल्फा और प्लस बीटा मूलों का योग बराबर क्या होता है माइनस का बी बटे में ए। अब बताओ माइनस का बी का मान 1 और ए का मान 1, तो फाइनली मूलों का जो योग है वो माइनस का 1 है। अब अल्फा एक मूल, दोनों में से एक मूल दिया हुआ है 4, अगर हम इस 4 को बोल लेते ये अल्फा है, तो भाई अल्फा का मान अगर 4 है तो ये 4 प्लस बीटा और इक्वल टू क्या है -1। इसीलिए जो बीटा यानी दूसरा जो मूल होगा वो -1 -4 हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -5। तो दूसरा जो मूल होगा वो क्या होगा -5, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बाई ऑप्शन कैसे बना सकते थे, यहां पर से ऑप्शन को उठाइए और x के जगह पुट करिए, और x को पुट करने के बाद अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाता है, x की एक ऐसी वैल्यू जहां इस इक्वेशन में रखने पर x की एक ऐसी वैल्यू को इक्वेशन पे रख देते हैं, और अगर इक्वेशन ये 0 हो जाता है तो समझिए उसका दूसरा आपको मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि एक द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका मूल की प्रकृति बताना है, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमको विवेचक निकालना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो भाई हम लोग को पता है
कि भाई मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ेगा। अब डी बराबर हम लोग को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बताओ बी का मान क्या है, -3 -4, ए का मान क्या है 6 और बी का मान कितना है 5। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और -4 × 24 बचे 20 120। तो यहाँ पर डी का जो मान निकल कर आया वो -111। -111 ये बताता है कि डी का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी कि जो मूल है वो रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डी का मान अगर डी का मान बड़ा रहे या बराबर रहे, किसके बराबर में, 0 के बराबर में, तो ऐसे कंडीशन में जो मूल होता है वो वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहां पर डी का मान क्या है, 0 से छोटा, यानी मूल वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x + 3 = 0 होगा, है ना। कि मूल कैसा है, वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान का मतलब ये होता है कि d का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। अब d का मान क्या होता है, b² - 4ac, यानी b² - 4ac का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर में होना चाहिए। अब b का मान इस इक्वेशन से देखिए, तो इस इक्वेशन में b का मान कितना है, 2 है, माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान जो है वो p है और c का मान जो है वो 3 है, = 0 हो गया। तो ये हो गए 4 - 12p = 0। इसीलिए 12p बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो p बराबर कितना होगा, 4/12 = हम लोग बोल सकते हैं 1/3। तो p का जो मान होगा वो 1/3 होगा, तभी जाकर जो मूल है इस द्विघात समीकरण का वो क्या होगा, आपको वास्तविक और समान होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके एक बार बताओ। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि दो बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 7, -4 और -5, इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कुछ नहीं कर लेते, अगर हम लोग इसको x1 नाम दे दे, इसको नाम दे दे y1, इसका नाम x2 दे दे, इसका नाम दे दे y2। तो अब हम लोग को बीच का दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर = हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लोगे तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, आपकी दूरी। अब हमें बताइए x2 का मान क्या है, -5 और y2 का मान क्या है 7, और ये क्या हो जाएगा ऑल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 माइनस और y1 का मान माइनस का चार, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे इसका स्क्वायर रूट = क्या हो जाएंगे d। अब देखिए -5 और -7, -12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 4 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, है ना, और ये रहा अंडर रूट में = क्या हो जाएगा d। 144 और 25 को जोड़ोगे 169 और ये हो गया स्क्वायर रूट = d। तो भाई 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13। तो जो दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच वो कितना है, 13 है। कितना है, 13 यूनिट का दूरी है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये दूरी निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसको क्या बताना है, सरल करना है। लिखा है कि सरल कीजिए। अब बताओ cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, और ये sin 38 है और ये आपको sin 52 डिग्री है। अगर हम लोग इसको a बोले, इसको b बोले, तो ये a है और ये क्या है, b है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो cos a + b का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो a का मान कितना है 38, तो और ये b का मान कितना है 52। तो हम लोग बोल सकते हैं कि cos a + b = यहाँ हो जाएगा cos कितना 90 डिग्री। क्लियर है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये cos a + b का फॉर्मूला है। अब a का मान 38 डिग्री है और b का मान 52 डिग्री है, तो cos a + b का मतलब कितना होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इजकल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इजकल टू 3 है। तो हमें बताना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी भी है। बहुत ही बेहतरीन है लेकिन बहुत ही क्या है, इजी भी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, इक्वल टू 4 है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 है। तो अब हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो यहां पर देखिए तो कॉफिशिएंट ए के साथ कॉस था, अभी ये जो कॉफिशिएंट हो किसके साथ है, कॉस के साथ। अगली बार ये कॉफिशिएंट किसके साथ आता है, साइन के साथ। यहाँ पर देखिए क्या है, बी जो है इस बार साइन के साथ बी था और यहाँ पर कोस के साथ ए है, कोस के साथ बी है। तो यानी कि कॉफिशिएंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉफिशिएंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और भाई दूसरी बात क्या, देखो ये प्लस में है तो माइनस में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, एकदम बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अच्छा लगे लाइक ठोकना। तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें क्या देख रहे हो आप कि कॉस वाला कॉफिशिएंट साइन के साथ और साइन वाला कॉफिशिएंट कॉस के साथ रहे, पहला अगर प्लस में दिया है तो दूसरा क्या दिया रहेगा, माइनस में। तो यहां पर कुछ नहीं करना, इसका कॉफिशिएंट क्या है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहां पर कौन कॉफिशिएंट है, बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो सब मिलाकर हो गया 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा 25। जब भी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, इधर का कोएफिशिएंट कौन है, ए, तो ए का स्क्वायर, इधर का कोएफिशिएंट कौन है, बी, तो बी का स्क्वायर, और यहाँ पर कौन है 4 और यहाँ पर है 3, तो इसका भी स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है। बस यही तरीका है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मेट में सबको आप इसी तरीका से बनाना, आपका आंसर इसी तरीका से जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर दिया है। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम लोग को लेटरल सरफेस निकालना है, यानी कि LSA निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या होता है H। अब बताओ 2, L का मान कितना है, तो लंबाई जो है आपको 15 है, चौड़ाई जो है आपको 6 है और ऊंचाई कितना है 5 है। तो 6 15 6 21, 21 दूना 42 और 42 को 5 से गुना करो तो 42 पचे कितना होता है, 210 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 210 मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 22। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं जब आप पेपर 3 के एग्जाम देने जाओगे। क्लियर है, एकदम हु बहू हु दिखेंगे आपको पेपर में, बस केवल वैल्यू इधर उधर रहेगा लेकिन वही क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पर के किस मान के लिए, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस के वाई है ना इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होते हैं, जब a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2 होते हैं, तब अनंत हल होते हैं। आइए तो अब इसको क्या करना पड़ेगा जी, तो यहां पर देखिए तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहां से a1 का मान निकल के आएगा 1, b1 का मान निकले के आएगा 2 और c1 का जो मान निकल के आएगा वो माइनस का 3 निकल। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे से बात करें तो 5x है प्लस के वाई है, अगर 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 15 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो यहां से a2 का जो मान निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा और b2 का जो मान निकल के आएगा वो k निकल के आएगा और c2 का जो मान निकल के आएगा वो माइनस का 15 निकल के। अब हम लोग a1 बाई a2 निकालते हैं तो क्या आता है, a1 का मान है 1 और b1 का मान कितना है जी 5 है, ठीक है ना। तो भाई अनंत हल है ना, तो अनंत हल है तो हम लोग जानते हैं क्या, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो चलिए हम लोग a1 बाई a2 का मान बताते हैं। a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है k। बस इतना ही से काम चला लो, k का मान निकल जाएगा। तो k को 1 से गुना करेंगे k, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, यानी k का मान कितना होना चाहिए
10 होना चाहिए। k का मान जब 10 रख दोगे ना तो भाई इन दोनों इक्वेशन का जो हल निकल के आएगा वो अनंत हल निकल कर आएंगे। क्या निकल के आएंगे? अनंत हल निकल कर आएंगे। तो k का मान क्या आएंगे? 10 आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके झारखंड सीजीएल के भी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है? गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का गुणनखंड क्या होगा? अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का गुणनखंड निकालना क्या होगा। देखिए मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं, अगर ये तरीका अच्छा लगे तो लाइक ठोकना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ना। मेरी कसम शेयर करोगे सभी लोग अगर ये तरीका अच्छा लगा तो। करना क्या है? तो कुछ नहीं, इसके आगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो इस 1 को माइनस 18 के साथ गुना करो। तो 1 को अगर गुना करेंगे माइनस 18 के साथ तो कितना होगा? माइनस का 18। अब माइनस 18 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई इनको अगर हम लोग क्या करें, जोड़े और घटाए तो 3 आना चाहिए प्लस का। प्लस का कितना आना चाहिए? 3। तो कुछ नहीं, और गुना करेंगे तो माइनस का 18 आना चाहिए। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ गया, ठीक है ना। 6 तिया कितने हो गए? 18 हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहां पर हमको प्लस का लाना है तो इसको माइनस में रख लो, इसको प्लस में रख लो। क्लियर है? इसको प्लस में रख दिए, इसको माइनस में रख दिए, बस हो गया काम खत्म। अब हमको क्या करना है? हमको क्या निकालना है? गुणनखंड। तो बस यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स खाली चिपका दो, इसमें एक्स खाली चिपका दो, यही हो गया गुणनखंड। तो देख लो कहां पर है? एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। कितना बेहतरीन तरीका आप लोग को सिखाया गुणनखंड निकालने का। बस फैक्टर करके निकाल लिए, गुणनखंड बोला तो आगे क्या चिपका दिए? एक्स चिपका दीजिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि यदि a माइनस बी का मान 2 है और ए बी का मान 24 है तो हमसे पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग को पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 3ab, है ना। ये नया फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिए। तो a माइनस बी का मान कितना दिया है? 2, तो 2 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 गुना ए बी का मान कितना है? 24। ए बी का मान 24 है, तो 24 दिया 72, 72 और 4 76, 76 दूना 152। तो राइट आंसर हो जाएगा 152 विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 152। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है? ट्रायंगल एबीसी एवं ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है जिसमें एडी शीर्ष ए से बीसी पर लंब है ना। एक त्रिभुज है एबीसी, ये ए है, ये बी है और सी, जिसपे एसी से एक लंब खींचा गया है और वो कौन है? एडी। नेक्स्ट, तथा पीटी शीर्ष से पी पर पीटी तथा पीटी शीर्ष पी से क्यू आर पे लंब खींचा गया है। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, और पीटी एक लंब खींचा गया किस पे? क्यू आर पे, ठीक है ना। तो पूछा है यदि एडी का लंबाई 9 है, एडी का लंबाई कितना है? 9, ठीक है, और पीटी की लंबाई 7 है, तो हमसे पूछा गया है तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि अगर दोनों त्रिभुज एक कैसे है? सिमिलर ट्रायंगल है, तो संगत भुजाओं का पहले अनुपात निकालिए। तो संगत भुजा कौन है? एडी, और एक कौन है? पीटी। इन दोनों का जब अनुपात निकालिएगा तो 9:7 आ गया। तो संगत भुजा का अनुपात अगर 9:7 है तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो जो एरिया का अनुपात होगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर इस टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 81:49 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जल्दी जल्दी से बताइए क्लास कैसा लगा, है ना। पूरी रूप से मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूं, कल भी मौका मिलेगा, कल भी आपको करवाऊंगा। कोई टेंशन, कोई भाई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी आने वाला नहीं है। थैंक यू गाइज।
बाय बाय। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो तो चैनल को लाइक कर लेना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना मेरे दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।